नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो आज बात करेंगे महाकौशल की जो सीटें हैं लोकसभा की उनकी। वहां पर कैसा रहा मतदान, कितने प्रतिशत रहा मतदान, विधानसभा क्षेत्रों का क्या रहा हाल, उम्मीदवारों की कितनी है उम्मीद, कांग्रेस और भाजपा में किसके दावे कितने और जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया होगा। वोट पैटर्न के हिसाब से एक आकलन होगा, एक मूल्यांकन होगा। तो आज बात होगी छिंदवाड़ा, मंडला और महाकौशल की जो सीटें हैं उनकी। निश्चित तौर से देखिए, जब वोटिंग हो चुकी है, मध्य प्रदेश में चारों चरण में मतदान संपन्न हो चुका है 29 लोकसभा क्षेत्रों में, तो हर दिन हम आपको एक नए अंचलवार जो एनालिसिस है वो बता रहे हैं। बीते समय में हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड अंचल में क्या हाल रहा, मालवा निमाड़ में क्या सियासत रही। तो आज बात होगी महाकौशल की। तो महाकौशल में चार मुख्य रूप से सीटें आती हैं, जिनमें मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है और तो सबसे अहम बात यही है कि जो आज महाकौशल की हम बात करेंगे, उन महाकौशल की सीटों में छिंदवाड़ा बड़ी टीआरपी की सीट रही है। छिंदवाड़ा में देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के कमलनाथ, उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बंटी साहू से है। पहले चरण में मतदान हुआ था इन सीटों पर, लेकिन हम आपको अंचल वार जो इनकी जो बोर्ड ऑफ परसेंटेज है उसका एनालिसिस या मूल्यांकन बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं, फिर बात करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी और रवि अवस्थी जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए, महाकौशल पर खासी नज़र रखते हैं। चैतन्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चैतन्य भट्ट जी, आपसे ही पहला सवाल लेंगे कि महाकौशल में क्या होने वाला है इस बार। वोट ऑफ परसेंटेज आपने देखा, महाकौशल पर सबकी नजरें, खास तौर से छिंदवाड़ा पर, जबलपुर भर भी नजरें हैं, बालाघाट भी सबकी नजरों में, और मंडला के सियासी मूल्यांकन किए जा रहे हैं कि कहां अप से कहां डाउन है। देखिए महेंद्र जी, महाकौशल निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण इलाका है मध्य प्रदेश का, और चूंकि यहाँ से एक सबसे हॉटेस्ट सीट मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार मध्य प्रदेश में मात्र एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो थी वो महाकौशल से ही आती थी, जो कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार भी निश्चित तौर पे बहुत तगड़ा मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, और संकल्प भी लिया है, लक्ष्य भी दिया अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं महाकौशल की जिनको लेके अभी भी ऊहापोह की स्थिति है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट तो मैं मानता हूं कि छिंदवाड़ा ही है। जिस तरह से तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा में नरेंद्र मोदी को छोड़ के वहां पहुंचे थे, और उन्होंने जिस तरह से घेराबंदी की थी कमलनाथ की, तो कमलनाथ को छिंदवाड़ा छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने, और लगातार वो अपने बेटे के लिए कैंपेन करते रहे। उनकी पत्नी कैंपेन करती रही, नकुलनाथ की पत्नी कैंपेन करती रही, और बड़ा भावनात्मक बयान उन्होंने जारी किया था कि मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की है और मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो मैं ही, आप समझ लीजिए। मतलब कई तरह के भावनात्मक बयान किए थे, और जाहिर सी बात है कि कमलनाथ का एक छत्र राज्य रहा है छिंदवाड़ा सीट पे। लंबे अरसे से तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां अपना परचम नहीं फहरा पाई, एक बार उपचुनाव को छोड़ दे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण हमको छिंदवाड़ा सीट जीतना है। लेकिन मुझे लगता है कि विवेक बंटी साहू जो भी चुनाव विधानसभा में भी खड़े हुए थे और वो हार गए थे, उन पे दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कमलनाथ की जो एक प्रतिष्ठा है और जो वहां पर उनका प्रभाव है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, जो वोट परसेंटेज पड़ा चैतन्य जी, करीब 80% वोट पड़े, 79 पॉइंट कुछ समथिंग। तो इस ये वोट पैटर्न क्या कह रहा है? भाजपा हमेशा कहती है कि जहां वोट ज़्यादा पड़ते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है।
ये देखिए, इसका तो कोई ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है कि अगर वोट ज्यादा पड़ रहे हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो रहा है, या वोट कम पड़ रहे हैं तो उससे विपक्ष को फायदा हो रहा है। अक्सर तो यही कहा जाता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब जो सत्ता में है सरकार उसके खिलाफ है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ज्यादा वोटिंग का क्या तात्पर्य है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से वोटिंग वहाँ परसेंटेज ज्यादा हुआ है दूसरे अन्य इलाकों की तुलना में, वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और हो सकता है कि कमलनाथ के ही पक्ष में वो वोटिंग गई हो। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जितनी ज्यादा वोटिंग हो रही है वो हमारे तरफ से हमारे लिए हो रही है, लेकिन अब ऐसा ये तो उसी समय पता लगेगा जब वोट पर जो आपकी जब वोटिंग खुली, जब आपका निर्णय आएगा 4 जून को, तब पता लगेगा कि जो 80% वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में हुई है। चलिए, ठीक बात। दूसरी जी आप कुछ कह रहे थे। जी, दूसरी सीट जो है वो हॉट सीट मानी जाती है मंडला। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत लंबे अरसे से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो चुनाव उनको लड़ाया गया था विधानसभा का, उसमें उनकी ओमकार सिंह मरकाम से हार हो गई। पिछला लोकसभा चुनाव जो लड़ा था उन्होंने, विधानसभा का चुनाव अभी जो लड़ा था उन्होंने जी, उसमें ओमकार सिंह मरकाम से उनकी, क्योंकि प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, गणेश सिंह हो, इन सबको विधानसभा के चुनाव में उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उसमें इनकी हार हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि चूंकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो लंबे अरसे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक आदिवासी सीट का, तो हो सकता है कि उनको इस बात का फायदा मिल जाए। लेकिन ओमकार सिंह मरकाम भी काफी लोकप्रिय व्यक्ति माने जाते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने विधानसभा में जब फग्गन सिंह कुलस्ते को हराया है, तो एक आशा कांग्रेस को बनती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ जाएगा। नहीं, शायद ओमकार सिंह मरकाम तो जो है वो डिंडोरी से उम्मीदवार थे। अच्छा, हाँ जी, अशोक, वो डॉक्टर अशोक, जी, हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। चलिए, अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो ओमकार सिंह मरकाम और हाँ, इनका जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो ओमकार सिंह मरकाम और इनके बीच मुकाबला हुआ था। विधानसभा में इनके साथ कोई गीत दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैतन्य जी, उनसे समझते हैं महाकौशल में किसका कौशल महा निकल के निकलेगा। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं गीत जी, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है वो 3 बड़ी सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक तो बालाघाट, दूसरी मंडला और तीसरी छिंदवाड़ा, जहाँ पर कांग्रेस का लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी जो है फाइट है मुकाबले में। जबलपुर का पैटर्न चूंकि दूसरा है और वहाँ पर भाजपा का एक गढ़ माना जाता है, गढ़ तो हालांकि सभी माने जाते हैं, लेकिन वोट ऑफ परसेंट देखें तो 72, 73, 79 ऐसे हुए हैं इन 3 सीटों पर, जबलपुर छोड़ दें तो। देखिए, महाकौशल की अगर बात करेंगे महन जी, सबसे बड़ी बात है छिंदवाड़ा सीट की से शुरुआत करूंगा। छिंदवाड़ा सीट वो सीट है जहां कमलनाथ 9 बार से सांसद रहे हैं, और कमलनाथ के चुनाव लड़ने का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। आप मध्य प्रदेश में देश की किसी भी लोकसभा सीट की बात करेंगे तो वहाँ का पैटर्न और बाकी संसदीय क्षेत्रों के पैटर्न में बहुत अंदर है। सर्वाधिक आदिवासी बहुल सीट है। आप अगर पिछले 5 ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो छिंदवाड़ा से कभी भी कमलनाथ को लीड नहीं मिली है, लेकिन ऐसा हमारे सूत्रों का मानना है कि इस बार छिंदवाड़ा से भी लीड मिल सकती है। दूसरा दावा, जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को 2-3 दिन पहले कल्प्रेट के तौर पर प्रस्तुत किया गया, और जिस तरह से जो सारा घटनाक्रम हमने सबने देखा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को क्रिएट करके चला गया। दूसरा, वहां का जो आदिवासी है, वहां का जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं सीधे कनेक्टेड है। आप लोग भले ही इस बात को मानते हैं, हम सब मानते हैं कि कमलनाथ किसी से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन मैंने उस दौरान देखा कमलनाथ ने शिकारपुर का पूरा अपना बंगला जो है पूरे वोटर्स के लिए खोल दिया था, और ऐसा वहां कहा जाता था कि कमलनाथ हर किसी से मिल रहे थे। और स्वाभाविक तौर से चूंकि भाजपा ने पूरी प्रतिष्ठा, पूरी ताकत उस सीट पर लगा दी थी, मतलब आप सोचिए अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगातार 4 से 5 बार छिंदवाड़ा पहुंचना पड़ा। जेपी नड्डा पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय जी वहां बैठे रहे। उसके बाद अगर बात करेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल को वहां बिठाया रखा। इससे पहले अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज वहां लगातार अपनी फील्डिंग जमाते रहे। तो बीजेपी का जो टास्क था वो छिंदवाड़ा था, लेकिन अभी वहां वोटर के मन में क्या है, ये तो 4 जून को बात है, लेकिन एनालिटिकल अगर दृष्टिकोण से देखें तो मैं मानकर चलता हूं कि कमलनाथ को वहां मात मिलती है
तो बड़ी चीज होगी, ये अपने आप में बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी रवि इसी अवस्थी तरह जी मैं आप कुछ बोले। इसी तरह मैं बालाघाट और मंडला की बात करूंगा। बालाघाट में चूंकि दोनों ही प्रत्याशी नए हैं, एक ये बात जरूर है कि एक जो है पूर्व विधायक के बेटे हैं और भारती पारदी जो है वो भी नई कैंडिडेट है, लेकिन वहां जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो जो है बसपा प्रत्याशी का है। बसपा प्रत्याशी मतलब मैं कंकर मुंजारे की बात कर रहा हूं। कंकर मुंजारे वहां कितने वोट काटते हैं और किसके वोट काटते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर से उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है वहां से। एक वो सीट मुझे लगता है टफ सीट है और फाइट वहां तगड़ी है। अब इसके बाद में मंडला की बात करूंगा। मंडला चूंकि फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, वहां उनकी क्या स्थिति है ये आप हम, और उनके सामने एक युवा नौजवान चेहरा है जो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माना जाता है। वहां दोनों ही आदिवासी फेस हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक फाइट सीट है। रही बात जबलपुर की, तो जबलपुर में बीजेपी का कैंडिडेट संगठन का कैंडिडेट है और संगठन वहां पूरा चुनाव लड़ा है, संगठन वहां चुनाव लड़ा है, इसलिए जबलपुर में मैं मान कर सकता हूं कि बीजेपी को क्लीन स्वीप हो सकता है। चलिए रवि अवस्थी जी, देखिए चारों सीटों का हाल बताया, चैतन्य जी ने भी बताया, गीत दीक्षित जी ने भी बताया। अब हम आपसे समझेंगे कि इन 4 लोकसभा सीटों पर, जैसे उदाहरण के तौर पर मंडला ले लें हम, तो फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से दांव पर है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं और ओमकार सिंह जैसे उनके कद्दावर नेता से उनका मुकाबला है, जो पिछले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हारे थे। क्या लगता है विधानसभा बार जो वोट परसेंटेज हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मयंक जी, हालांकि विधानसभा बार जो वोट परसेंटेज है, तो पहले आपने बात मंडला की तो देखिए मंडला में आपको थोड़ा सा मिजाज, क्योंकि मंडला आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है और महाकौशल के आदिवासियों का मिजाज आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जो गोंड, कोरकू, बेगा और कौल वगैरह जो हैं, हालांकि कौल और ये सब तो उधर सीधी शहडोल में आ जाते हैं, लेकिन महाकौशल में अधिकांश गोंड और कोरकू हैं। और अनुसूचित जनजाति का ये जो मतदाता है वो उसका झुकाव कैंडिडेट अपनी जगह है, वो कहीं ना कहीं वो संगठन के प्रति यानी बीजेपी के प्रति उसका झुकाव रहा। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो सफलता बीजेपी को महाकौशल अंचल में मिली वो मालवा निमाड़ में नहीं मिली। आदिवासी तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ भील और भिलाला है, तो भील और भिलाला थोड़ा एग्रेसिव मूड का होता है, इसलिए उसके जो मतभेद मतलब जो विचार होते हैं उनमें आपस में अलग अलग होते हैं। लेकिन महाकौशल में एक तरफा मामला होता है। गोंड और कोरकू अनुसूचित जनजाति की एक सीधी जनजाति मानी जाती है और उसका झुकाव वहाँ। तो मेरा मानना ये है कि मंडला में चूँकि फग्गन सिंह कुलस्ते, थोड़ा सा अंतर आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका पकड़ रही है। बीजेपी की तो है ही, उनकी भी रही, और दूसरी तरफ आप ओमकार मरकाम को लगा लीजिए, एक विधायक हैं वो, केवल डिंडोरी के विधायक हैं और वहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वो मुझे लगता है कि, और जो मतदान प्रतिशत हुआ देखिए कम नहीं है, वहाँ पर भी करीब 73 के आसपास मतदान प्रतिशत है। और जैसा अभी हालांकि चेतन भट्ट जी जरूर कह रहे थे, लेकिन पिछले 30 साल का जो ट्रेंड है मयंक जी, वो यही रहा है कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसका फ़ायदा, हालांकि ये बात सही है कि कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की तरफ होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल उल्टा हुआ है इसका। आप देख लीजिए 1991 के बाद हर चुनाव दर चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ा और उसका फायदा लगातार बीजेपी को मिलते तो रहा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा का जो वोट ट्रेंड जो बढ़ रहा है या मतदान जो बढ़ रहा है उसमें भाजपा को बेनिफिट हो सकता है। बताते हैं केवल एक 2012-9 में जरूर 12 सीटें कांग्रेस की आई थी और उसके बाद, लेकिन कभी इससे ज्यादा सीट उसकी नहीं आ पाई 2009 में। ये सिर्फ ये हम एक कह सकते हैं कि सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हो सकता है। अब रहा सवाल तीसरा, अब जरा छिंदवाड़ा के राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए आप। ऐन चुनाव के वक्त पर वो अमरवाड़ा सीट जहां से पिछले चुनाव में 25,000 की लीड कांग्रेस को मिली थी और नकुलनाथ 37,000 से जीते थे, आपको ध्यान हो, तो उसमें अमरवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था। वहाँ का विधायक ही बीजेपी के पास आ गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरवाड़ा में वोटिंग की स्थिति क्या रही होगी। फिर इसके बाद वहाँ पर भी अन्य 8 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी का प्रभाव वाली सीट कही जा सकती है। तो मुझे मानता है कि मेरा मानना है कि मुकाबला नेक टू नेक है, मतलब इतना आसान नहीं है कमलनाथ के लिए इस बार।
क्योंकि अगर इतना आसान होता तो देखिए वो अन्य क्षेत्रों में भी प्रचार के लिए निकल पाते, लेकिन उनको भी एहसास हो गया था। नहीं, अन्य क्षेत्रों में तो वो उसके बाद भी नहीं निकले, उसके बाद भी 2 चरण हुए तो नहीं निकले। लेकिन फिर भी आप देखिए पूरा परिवार कहीं ना कहीं प्रचार में उतर गया। ये पहली बार देखा गया है, क्योंकि 9 बार के सांसद, एक बार मुख्यमंत्री, 2 बार विधायक रहे, तो और उसके बाद मतलब तो ये स्थिति बनना तो मामला है ही स्वाभाविक है जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उस पर फोकस कर रहा है, पूरी तो ताकत कमलनाथ झोंक को दी। तो और एक पूरा परिवार तो उतरना ही था मैदान में। चुनाव के समय नहीं महेंद्र जी, आप देखिए पिछले 3-4 साल से बीजेपी लगातार गिरिराज किशोर को केंद्रीय मंत्री होने तो पूरा दायित्व सौंप गया था, कहाँ दिल्ली कहाँ छिंदवाड़ा, लेकिन आप देखिए बीजेपी का फोकस। चलिए, टीआरपी की सीट है, देखेंगे कमलनाथ जीतते हैं या कौन जीतता है, वो तो 4 जून को नतीजे पता चलेंगे। चैतन्य जी, जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर में कैसा मुकाबला है? वोट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर बहुत डाउन रहा, करीब 60% वोट डले हैं। देखिए, जबलपुर में आशीष दुबे भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और दिनेश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। बहुत कम समय कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना प्रचार करने के लिए मिला, और ऐसा कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है दिनेश यादव। वैसे तो आशीष दुबे भी चूंकि संगठन से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जनता में कोई बहुत ज्यादा साबका नहीं रहा है। लेकिन एक बात है जो इतिहास है, कहा जाता है, ऐसा इतिहास दोहराया गया है कि राकेश सिंह जब ग्रामीण अध्यक्ष थे और उन्होंने पाटन से टिकट मांगी थी, तो उनको पाटन से टिकट नहीं मिली और उनको फिर सांसद की टिकट मिली। यही परिस्थिति पूरी तरह से आशीष दुबे के साथ थे। वो भी ग्रामीण अध्यक्ष रहे और उन्होंने भी पाटन से सीट मांगी थी, लेकिन उनको पाटन से विधायक की सीट नहीं मिली और अंततः उनको सांसद की सीट मिली। निश्चित तौर पे जो 4.5 लाख का जो अंतर है, जो पिछली बार राकेश सिंह ने पार किया था विवेक तन्खा के खिलाफ, उसको पाटना बहुत कठिन है। और दूसरा, दिनेश यादव ने एक नई पद्धति शुरू की थी कि मुझे आप वोट भी दीजिए और नोट भी दीजिए, और उन्होंने इस तरह से लोगों से वोट भी मांगे और नोट भी इकट्ठे किए। लेकिन जबलपुर में, चूंकि जबलपुर तो वैसे भी गढ़ है, पिछले 20 साल से राकेश सिंह यहाँ से सांसद हैं। ये बात अलग है कि जबलपुर की स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं आया है, वो ऐसे ही के वैसे ही जो एक पिछड़ा हुआ जिला शहर मानने अपन, जबकि महाकौशल का केंद्र बिंदु है। इसके बावजूद जबलपुर की स्थिति में कोई बहुत खास सुधार नहीं हुआ। अभी भी अगर मैं कहूँ तो वो बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया है, क्योंकि किसी पढ़ने वाले बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, ना तो कोई मदर इंडस्ट्री लगी है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनमें भर्ती बंद है। तो इन परिस्थितियों में उसके बावजूद तो क्या मुद्दों पर चुनाव हुआ है इस बार? जबलपुर की बात करें या ओवरऑल बात करें तो ये ऐसे मुद्दे, जैसे बुनियादी मुद्दे आप बता रहे हैं, इनका कुछ असर? नहीं, देखिए, कोई मुद्दों पे बात नहीं हुई। वो तो सीधा पार्टी को वोट जा रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी और मोदी का मैजिक भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया, उसमें जो प्रत्याशी तो क्या मंडला में मोदी का मैजिक नजर आएगा? क्या मंडला की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं? मंडला में हो सकता है। देखिए, मंडला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत लंबे समय से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन मंडला की स्थिति वही है और आदिवासियों की स्थिति में भी कोई फर्क नहीं आया वहां पर। फग्गन सिंह कुलस्ते की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ के आदिवासी आज भी जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और पैसा कानून जरूर मध्य प्रदेश में लागू हो गया पिछले 2 साल पहले, लेकिन जो 1996 में लागू हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आदिवासी, और दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी आदिवासी है, तो आदिवासियों के बीच से किसको पसंद करते हैं आदिवासी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चूंकि बहुत लंबे समय से फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव है 8 विधानसभाओं में। अगर एक विधानसभा में वो हार भी गए थे चुनाव, तो फिर भी, लेकिन अब उसके पीछे इस तरह का विकास नहीं हुआ मंडला का, या आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी, ये भी एक बहुत बड़ा गणित है। और उसको लेके हो सकता है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी वो इस चीज को उठा रहा हो कि इतने लंबे समय तक जो सांसद रहा उसने मंडला के लिए कुछ नहीं किया या आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। तो हो सकता है कि ओम प्रकाश मरकाम को आदिवासी बाहुल इलाके से, क्योंकि वहां पर जो आदिवासी नेता थे उन्होंने भी कांग्रेस का सपोर्ट किया है। तो अब परिस्थितियां ये हैं कि, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, जैसे बालाघाट की मैं आपको बताऊं, बालाघाट में भी स्थिति ये है कि जो भारतीय प्रधान पारधी हैं वो एक सिंपल पार्षद है, और जो सम्राट सिंह है वो उनका राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी थोड़ा लोग दूसरे नाराज हैं, क्योंकि हर बार पवार समाज को ही टिकट जाती है वहां पर। पवार समाज का वहाँ
प्रभुत्व भी है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। वैसे तो दोनों नए कैंडिडेट हैं, ये बात अलग है कि एक महिला कैंडिडेट खड़ा किया और एक बहुत छोटे से पद में है जो जिनको एक सांसद के चुनाव में लड़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां भी स्थितियां काफी नेक टू नेक फाइट होगी। अच्छा, अब उसमें क्या होता है ये देखना तो अब बाद में बिल्कुल। पता लग ये पाएगा। तो परिणाम तो देखिए भविष्य के गर्त में जी, 4 जून को जी। सब स्थिति साफ हो जाएगी। गीत जी। दीक्षित जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को कुछ उम्मीद करनी चाहिए महाकौशल से? महाकौशल में दम्भ भर रही है कांग्रेस के, हमारी वहां पर सीटें आ सकती हैं। देखिए, कांग्रेस के पास वहाँ संजीवनी के तौर पर एक छिंदवाड़ा है और जो एक मंडला मानते हैं वो उनके लिए संजीवनी कहीं ना कहीं नजर आती है। कारण नहीं, जैसा कि चैतन्य जी ने भी एक बात कही कि वहाँ लंबे समय से चूंकि लीडरशिप कर रहे हैं या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, और दूसरा एक नेगेटिव जो क्रिएशन वहाँ चला जो पूरे चुनाव में कि विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे, लोकसभा में क्या करेंगे, और जो आदिवासी वहाँ आज भी पीड़ित और प्रताड़ित है उसको लेकर वहाँ कुछ ना। लेकिन उसके सामने जब ओमकार मरकाम की हम बात करते हैं तो ओमकार मरकाम युवा है, ओजस्वी है और बहुत प्रखर वक्ता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ये मैसेज भी गया है कि वो कांग्रेस के नेशनल पॉलिटिक्स में उसका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, ये एक वहाँ मैसेज है। दूसरा बात करता हूँ छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा को लेकर आज भी मैं एक बात कहता हूँ कि कमलनाथ का मैनेजमेंट वहाँ बहुत अलग किस्म का है। भले ही पूरी भाजपा लगी हो, आप सोचो कि रवि जी भी कह रहे थे पूरी भाजपा के सामने वो अकेला वहाँ डटा रहा, खड़ा रहा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर वो फिर जीतता है तो भाजपा के लिए तो बड़ा नुकसान की बात होगी, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी उनने। वहां प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता हार चुके हैं चुनाव, तो ऐसी परिस्थिति में अब भाजपा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है महन जी कि बंटी साहू उन्हीं का पल्लवित और पोषित कैंडिडेट है या प्रत्याशी है जो कभी किसी समय कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करता था और कमलनाथ की डी टीम का सबसे महत्वपूर्ण मेंबर था। अभी अलग बात है कि उन लोगों में खटपट हुई और बाहर आ गए और बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया उसको। ऐसा तो कई जगह भाजपा ने किया है। भाजपा ये जरूर देखती रहती है कि कौन मोहरा जो है वो कहाँ फिट हो सकता है। तो बंटी साहू को देखिए 2 बार लगातार टिकट और फिर तीसरी बार भी सांसद का टिकट, ये तो अपने आप में अप्रत्याशित है। ठीक है रवि अवस्थी जी, तो महाकौशल से कांग्रेस को कुछ छिंदवाड़ा के अलावा 3 सीटों में लगता है कि कहीं गुंजाइश मिलेगी? आपके समीकरण क्या कहते हैं? वोटर जो मतदाता का मन है वो जैसे वोट डले हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से क्या उम्मीद? देखिए कीजिए, हालांकि बालाघाट एक छूट गया। देखिए बालाघाट की बात करें तो वहाँ जो तीसरा प्रत्याशी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए पिछले 3-4 चुनाव से लगातार जो है कंकर मुंजारे या फिर उनकी धर्मपत्नी जो है चुनाव लड़ती रही है और कहीं ना कहीं 80-90 हज़ार वोट वो पहले भी पाते रहे हैं। अब इस बार वो कितने वोट लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अगर इसका नुकसान करेंगे वो सीधी सी बात है। देखिए बहुजन समाज पार्टी अगर खड़ी होती है और अब वो आदिवासी या दलितों के वोट लेती है तो स्वाभाविक तौर पर उसका नुकसान पहले तो मतलब पिछले 3 चुनाव में तो कांग्रेस को ही होता रहा है। अब इस चुनाव में देखना है कि किसको नुकसान होता है। बिल्कुल। उनकी जो पत्नी है वो भी कांग्रेस से विधायक है। तो देखिए कि बड़ी मतलब उनके साथ तो बड़ा धर्म संकट है। वो तो टेंट में रहने लगे थे और निकल गए थे, घर से ही निकल गए थे चैतन्य जी और टेंट में रहने लगे थे। तो अब क्या वो नुकसान कांग्रेस का करेंगे या भाजपा का? शंकर मुंजारे किसके वोटों पर घात प्रतिघात करते हैं ये तो कहना मुश्किल है। कि जैसा भी रवि भाई बता रहे थे कि कांग्रेस को नुकसान होता था उससे, अब हो सकता है कि इस बार चूंकि कांग्रेस की उनकी पत्नी कांग्रेस की विधायक है तो हो सकता है कांग्रेस को उसका फायदा मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। लेकिन उनकी पत्नी ने तो कांग्रेस उम्मीदवार का खुलकर सपोर्ट किया, समर्थन किया, सभाएं की। जी जी वही बात है। तो अब एक तरफ पत्नी अगर कांग्रेस का प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ अगर वो बसपा से खड़े हुए उनके पतिदेव, अब पति और पत्नी में से किसका ज्यादा जोर चलता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात सही है कि लेकिन महाकौशल में किसका जोर लगता है आपको? कांग्रेस का जोर दिखेगा या भाजपा का ओवरऑल? देखिए कांग्रेस के पास एकमात्र सीट है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। बिल्कुल पाने को है। सीट है। अब अगर मान लीजिए 3 सीटें भी आ जाती है तो वो कह सकते हैं ना कि हम तो तिगुने हो गए। ठीक बात। तिगुना 10 से 30 भी होता है, 100 से 300 भी होता है और 1 से 3 भी होता है। उम्मीद तो लगाई सकती है कांग्रेस महाकौशल से, लगाई सकती है क्योंकि मुकाबला कड़ा रहा। कह रहे हैं कि हम 15 सीट जीत रहे हैं, लेकिन अब 15 सीट तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सीट भी अगर कांग्रेस की आती हैं तो भी कुछ हासिल कर लेगी। कांग्रेस में एक करंट आ जाएगा।
डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर लग जाएगा। चलिए। क्योंकि शिवराज सिंह को उनसे सीटों की माला पहनाने की बात की है, और अगर मान लो 4 उसमें से मन के गिर जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये नेतृत्व जो अभी मोहन यादव के पास है उनके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत शुक्रिया चैतन्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी आपका भी। तो देखिए, आज बात हुई महाकौशल क्षेत्र की, उन 4 सीटों की जो बड़ी हॉट सीट हैं अपने आप में। मंडला है, उसमें जबलपुर है, बालाघाट है, तो छिंदवाड़ा है। कैसा वोट परसेंटेज रहा, जनता का क्या मन है, कैसा कांटे का वहाँ मुकाबला है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड ऑफ वोट है उस हिसाब से कह सकते हैं कि महाकौशल में 3 सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब जीत हार किसके पाले में आती है वो 4 जून तक हमें इंतजार करना होगा। तो खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।